नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इजरायली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके में अब ईरान कनेक्शन सामने आ रहा है। बड़ी खबर के साथ 10 बजे के बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल धमाके की जगह पर एक लिफाफा मिला है और उस लिफाफे में पड़ी चिट्ठी की पूरी कहानी ईरान के कनेक्शन की तरफ इशारा कर रही है। दो बड़ी बातें, दो घटनाएं जिसका जिक्र इस चिट्ठी में है, जिसकी बिना पर यह कहा गया है कि यह बदला लेने का वक्त है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि यह घटना तो महज ट्रेलर है, असली बदला अभी बाकी है। दो घटनाओं का दरअसल इसमें जिक्र है। 3 जनवरी 2020 को जनरल कासिम सुलेमानी का बगदाद एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन अटैक में हत्या हुई थी। सबसे पहले इस घटना का जिक्र है। तो वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकीरजादे का जो एक सैटेलाइट कंट्रोल्ड स्मार्ट मशीन गन सिस्टम से हत्या की गई थी। इन दो घटनाओं का जिक्र करते हुए एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकीरजादे और दूसरा जनरल कासिम सुलेमानी, दोनों का ही जिक्र है और कहा गया है कि हम इसका बदला लेंगे। इसे आप सिर्फ ट्रेलर समझिए। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक में आप जनरल कासिम सुलेमानी को देख रहे हैं, जिनकी हत्या दरअसल 3 जनवरी 2020 में हुई थी, ड्रोन अटैक बगदाद एयरपोर्ट के पास। और इसी के साथ दूसरी तरफ जिस हत्या का जिक्र है उसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट का। अब आइए पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं। लिफाफे में एक चिट्ठी मिली है जिसमें ईरान का जिक्र है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो ईरान की घटना है 2020 की, जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक में उनकी मौत हुई थी, और दूसरी तरफ जिस घटना का जिक्र है वो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकीरजादे की मौत। इन दोनों का बदला बताते हुए इसे सिर्फ ट्रेलर कहा गया है। हमारे साथ कई वरिष्ठ मेहमान इस पूरी चर्चा में अब जुड़ेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उन मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयदेव रानाडे जी, जो कि फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी हैं रॉ के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशोवर्धन आजाद, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर आईबी के रह चुके हैं। और विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। एक एक जानकारी हासिल करने की और समझने की कोशिश करेंगे। ये ईरान कनेक्शन का उस चिट्ठी के साथ आना, रानाडे साहब, आप खुद रॉ जैसी खुफिया एजेंसी के साथ काम कर चुके हैं। हमें बताइए कि ये क्या इशारा कर रहा है, क्योंकि इसे सिर्फ ट्रेलर कहा गया है। हिंदुस्तान कैसे सतर्क रहे, और ईरान कनेक्शन में दो ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हम बदला लेंगे। रानाडे साहब, ये जरूर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और हम लोग जो हैं भारत में इसका सतर्क तो जरूर रहेंगे कि कुछ और होने वाला है। अब मेरे ख्याल से जो एजेंसीज हैं वो जरूर अपना डेटाबेसेस और अपना चैटर वगैरह देखेंगे कि क्या क्या इशारा मिलता है इनको, आगे क्या होने वाला है। इजरायली इंटेलिजेंस के साथ भी शेयरिंग जरूर होगी, पर रानाडे साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई है, मैं फौरन वापस आपके पास आऊंगी। यशोवर्धन आजाद जी, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा 26/11 से होता हुआ गुजरेगा, क्योंकि जिस तरह से इजरायली जहां पर भारी तादाद में रहते थे, 26/11 की घटना में ऐसी जगहों को भी टारगेट किया गया। क्या अब हिंदुस्तान को उन तमाम कट्टरवादी जो संगठन है कई मुल्कों में, जिनकी आंखों में भारत और इजराइल के रिश्ते खटकते हैं, उन सभी दुश्मनों पर, मेरा इशारा सीधा पाकिस्तान की तरफ है, उन सभी देशों पर नजर रखनी होगी और उनके द्वारा प्रायोजित आतंकी संगठनों पर? सबसे पहले तो हमें सुरक्षा काफी मजबूत करनी पड़ेगी यहाँ पे भारतवर्ष में, जहां भी इजरायली एम्बेसी और उनके इंटरेस्ट है, बम्बई, दिल्ली और जहां जहां भी इनके इंटरेस्ट है। नंबर 2 ये कहना चाहूंगा कि कल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इसको एक मिसक्रेंट की घटना बताई थी। सवाल ये बॉम्ब का नहीं है कि ये क्रूड बॉम्ब है या सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब है। सवाल ये है जो चिट्ठी मिली है, और आपने तथ्यों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया है कि वो चिट्ठी जो इंगित करती है कि यह एक ट्रेलर है।
ये जो एक जो जनरल मारे गए थे और जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरे थे ईरान में, उसके बाद ही आपको याद होगा कि ईरान ने ये धमकी दी थी कि इसका बदला वो अवश्य लेंगे, और उनका इशारा अमेरिका की तरफ था या इजराइल की तरफ था। तो जाहिर है कि इन चीजों को वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक टॉप साइंटिस्ट थे, और जो जनरल थे बहुत ही पॉपुलर जनरल थे, सुलेमानी, जैसा कि आपने अभी बताया है। यह जो आपको ये भी याद होगा कि 2012 में जो घटना हुई थी, उस समय भी ईरान की तरफ इशारा था, और ये कहा गया था कि हिजबुल्लाह ने शायद बदलाव, ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, और अभी भी ये इशारा ईरान की तरफ जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें और जांच पड़ताल की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि इजरायली सिक्योरिटी एजेंसीज भी यहाँ पे आ रही हैं, और साथ दोनों मिलके, जैसा कि आपने कहा, जिन नजरों में ये जो दोस्ती खटक रही है, उनके खिलाफ भी एक सशक्त ऐसा अभियान, एक चुपचाप इंटेलिजेंस के द्वारा एक अभियान चलाया जाना होगा, ताकि ये मजबूती बराबर बरकरार रहे और सुरक्षा एजेंसी जो है इसके प्रति बिल्कुल ही सतर्क रहे। बिल्कुल। विक्रम सिंह साहब, फौरन मैं आपके पास आ रही हूं। एक बार चलते हैं जल्दी से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। अरविंद ओझा और शिवेन श्रीवास्तव हमारे साथ, दोनों हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद, आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए, अब ये इजरायल दूतावास के बाहर के धमाके का ईरान के साथ कनेक्शन आना, बीती शाम से ही जिस तरह का रिएक्शन आ रहा था दूतावास की तरफ से, फौरन इसे आतंकी हमला करार दे दिया गया था, और चिट्ठी में साफ लिखा है कि ये ट्रेलर है। अब हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि 26/11 में भी ऐसी जगहों को टारगेट किया गया था जहां पर इजरायली भारी तादाद में रहते थे। पाकिस्तान की नजर में भी ये दोस्ती खटकती है। ऐसे तमाम कट्टरवादी मुल्कों की नजरों में ये दोस्ती खटकती है, जो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस दोस्ती को टारगेट किया जाए, और इजराइल को टारगेट करने का वो पूरा, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एक तरफ मोहसिन फकीरजादे का नाम है, तो दूसरी तरफ जो वहां के चीफ थे जनरल कासिम सुलेमानी, उनका भी जिक्र है। हिंदुस्तान को हाई अलर्ट पर रहना होगा। बिल्कुल हाई अलर्ट पर रहना होगा, लेकिन मैं आपको इसके बीच एक बड़ा खुलासा बताता हूं। बड़ा खुलासा ये है कि जहां पर ये धमाका हुआ, जिंदल हाउस के ठीक सामने फुटपाथ पर, जिंदल हाउस में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, नंबर 1। नंबर 2, उसके ठीक बगल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो खराब है। इसलिए सूत्रों का ये दावा है कि बहुत मुमकिन है कि इस वारदात के पहले जो लोग इसमें शामिल हैं, उन्होंने रेकी की गई हो, रेकी इस पूरे वारदात की है, तो उसके बाद इस तरह का धमाका हुआ। क्योंकि हमें जो भी अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक, जो जिंदल के सामने, जो जिंदल हाउस के सामने ये धमाका हुआ है, हमें बताया गया कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। उसके ठीक वाला जो बंगलो है वहां पर सीसीटीवी खराब है। इसलिए ये दावा किया जा रहा है कि पूरे वारदात की और मौका वारदात की रेकी की गई है। आप ये समझिए कि इजरायली दूतावास से 150 मीटर पर यह धमाका हुआ है। अगर जो हमलावर हैं और जिस तरह किससे चिट्ठी लिखी गई है कि हम ट्रेलर लेंगे, बदला लेंगे, तो वो बहुत मुमकिन है कि इजराइल दूतावास के सामने भी धमाका, फुटपाथ के इजरायली दूतावास के सामने भी धमाका कर सकते थे। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने रेकी की है, इसलिए इजरायली दूतावास से 150 मीटर पर, जहां पर एक तो सीसीटीवी नहीं लगा है, नंबर 1, उसके बंगलों के बगल में सीसीटीवी कैमरा खराब है, इस वजह से वहां पर धमाका किया गया है। हालांकि आसपास के और सीसीटीवी जो कैमरे हैं, उनके जो डीवीआर है वो स्पेशल सेल ने कब्जे में लिया है, लेकिन अपने आप में ये चौंकाने वाली बात है। नंबर 2, देखिए, दिल्ली की ही बात करें तो एक धमाका ऐसा हो चुका है जिसमें सीधा ईरान कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। जैसा एलन राव बता रहे थे, एलन राव भी उस वक्त उस जांच से जुड़े हुए थे, और मैंने भी उस स्टोरी को कवर किया था कि किस तरीके से 2 बाइक पर हमलावर आते हैं, चलती गाड़ी में स्टिकी बम हटाते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं, और कार में धमाका हो जाता है, जिसमें इजरायली दूतावास की एक महिला घायल हो जाती है। जांच में यह पता चलता है कि ईरान से 2 शख्स आते हैं, पहाड़गंज के होटल में रुकते हैं, पूरे घटनाक्रम की रेकी करते हैं, बाइक किराए पर लेते हैं, धमाका करके उसके बाद फ्लाइट पकड़कर ईरान भाग जाते हैं। लेकिन यहां से जो एक पत्रकार है, लोधी कॉलोनी इलाके में रहते थे, उनको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। अब आते हैं इस धमाके की, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर जो धमाका हुआ, कैमरामैन संजय एक बार आपको जरूर दिखा दे, यहां पर जो धमाका हुआ,
जिस जगह पर जो क्राइम स्पॉट है वहां एक तो सीसीटीवी नहीं है और बगल के सीसीटीवी खराब है। तो और जिस तरह का लिफाफा मिला है, ईरानी कनेक्शन सीधा सीधा सामने आ रहा है, तो आप इससे इनकार नहीं कर सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पहले गवाह रही है इजरायली दूतावास के कार को टारगेट करने की, और उसमें सीधा सीधा ईरानी कनेक्शन सामने आया है। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, इजराइल को लेकर जो एक्शन होता है, अमेरिका को जो लेकर एक्शन, दोनों जो एक्शन करते हैं, भारत तक में उसका कई बार विरोध होता रहा है। सिंपथाइजर जो है वो काफी ज्यादा भारत में भी सक्रिय है, और पहले जो धमाका हुआ था उसमें जैसा कि मैंने बताया कि बाकायदा जो ईरान से लोग आए थे उन्होंने उस पत्रकार के जरिए बाइक किराए की ली और उसके बाद ये धमाके को अंजाम दिया। तो अब ये देखना होगा कि क्या कोई बाहर से आया, रेकी किया, प्लान करके इस धमाके को अंजाम दिया, या कोई भीतर का ही वो सिंपथाइजर है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। स्पेशल सेल की जो टीमें हैं, अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। यहाँ पर जो मोबाइल फोन उस दौरान सक्रिय थे उसका डंप डेटा वो निकाला जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि यहाँ उस वक्त किन किन लोगों की मूवमेंट थी, खासकर इस जगह की मूवमेंट थी, उसके जरिए पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उनके जरिए लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जी अंजना। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। शिवेन, जल्दी से एक आप अपडेट आप दे दीजिए। कुल मिलाकर देखिए, ये कूटनीतिक स्तर पर मामला कितना भी बड़ा हो, लेकिन लोकल स्तर पर तो जो पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसी को वहां पर अपनी तैनाती और अपनी जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको दुरुस्त करने होंगे। रेकी करके अगर ऐसी जगह पर किया गया है जहां पर सीसीटीवी का ही नहीं, इजरायली दूतावास तो एक बेहद संवेदनशील वैसे ही जगह है, और खास तौर पर ऐसे जब इस तरह के थ्रेट्स होते हैं, जब राजपथ पर महज 1.9 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर बीटिंग रिट्रीट हो जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बैठे हो। शिवेंद्र, देखिए, दो बेहद अहम बात है इसमें। एक तो पहली बात यह कि लोकल पुलिस के स्तर पर जो चूक हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको याद होगा जब 2012 में अटैक हुआ था उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी दावा किया था, सरकार ने भी कहा था कि जितनी भी संवेदनशील जगह है वहां पर सीसीटीवी होना मस्ट है। ऐसे में 2 सीसीटीवी खराब होना बड़ी चौंकाने वाली बात है, और शायद इसी का सहारा लेकर के हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक कुछ ऐसे अहम सबूत सीसीटीवी के जरिए मिले हैं जो कि आगे बड़े कारगर साबित हो सकते हैं। वो ठीक उस जगह पर नहीं है, लेकिन उनसे कुछ ऐसे विजुअल्स मिले हैं जो कि इस पूरी जांच में मददगार हो सकते हैं। दूसरा अहम चीज है, जो लिफाफा मिला है उसमें टच डीएनए के जरिए जो अहम सबूत मिल सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस पूरी जांच में, और उसको टीम ने शामिल किया है अपनी जांच में, और उसके जरिए पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये सबूत और ये अहम सुराग जो है कहां जाके लिंक होते हैं। इस बीच जो मोसाद है, जो वहां की एजेंसी है, उसने दिल्ली पुलिस से पहले कल ही शाम को संपर्क कर लिया था, और उसके बाद उनकी एक टीम यहां पर दिल्ली में आकर के खुद भी पैरेलल जांच करेगी। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि हम अभी तक दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं, और दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, इसको आतंकी घटना है या नहीं है ये बाद में कहा जाएगा। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया था कि आतंकी घटना है, इसलिए हम हर अहम पहलू को देख रहे हैं, और इतने सेंसिटिव और बेहद महत्वपूर्ण जगह पर जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर के हर एक चीज खंगाली जा रही है। लेकिन जो ये घटना पूरी हुई है ये कहीं ना कहीं पुलिस की उस चूक को जरूर उजागर करती है जिसमें ऐसी सेंसिटिव और जरूरी जगहों पर, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज की बात हो, उनको दुरुस्त रखने की। और इस चूक की वजह से ही अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार इसके पीछे हमलावर कौन है। लेकिन हमलावरों ने जिस तरह से संदेश दिया है लिफाफे पर लिख करके कि ये ट्रेलर है, सुराग मिल सकते थे शिवेंद्र, है कि क्या आगे कोई घटना होने वाली है या फिर दहशत बनाने की कोशिश। जी बिल्कुल बिल्कुल शिवेंद्र, आप सही बात कह रहे हैं, और यही जल्दी से एक बार विक्रम सिंह साहब से पूछते हैं। विक्रम सिंह साहब, देखिए, एक तरफ तो सुरक्षा एजेंसीज, और जिस तरह से अब लिफाफे में ही चिट्ठी में सब कुछ पूरी कहानी मिल गई, तो वो तो पक्की पकाई बात उन्होंने दे दी, एक संदेश देना वो चाहते थे, वो मैसेज उन्होंने इस बॉम्ब ब्लास्ट के साथ दे दिया है। लेकिन जो संदेश पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को समझना है वो ये है कि कहीं पर भी सुरक्षा में लापरवाही नहीं हो सकती है, खास तौर पर जब मामला इजरायली एम्बेसी का हो, जिनकी एक कर्मचारी को पहले ही 2012 में 13 फरवरी को टारगेट किया गया था। मेरा सवाल आपसे यह है कि चाहे कूटनीति के बड़े मामले हो, बड़ी बड़ी देशों के, मुल्कों के, जो कई ऐसे कट्टर मुल्कों के प्रायोजित आतंकी संगठन है, उस पर शिकंजा कसना हो, वो खुफिया एजेंसियां करेंगी, लेकिन स्थानीय तौर पर तो लोकल स्तर पर लोकल पुलिस को और उसकी जांच एजेंसियों को दुरुस्त करना होगा व्यवस्था को। सीसीटीवी काम ना करे। आप देखिए, अब इतना बड़ा, इतने हाईलाइट में ये पूरा मैटर आएगा इंटरनेशनली आप देखें तो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन सीसीटीवी
काम नहीं कर रहा था। इसकी भरपाई कैसे हो? अंजना जी, आपने बहुत माकूल पॉइंट उठाया है। और थ्रेट परसेप्शन यानी भय आकलन के उपरांत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स से लेके सीसीटीवी और उसका बैकअप, और मैं तो कहूंगा बैकअप फॉर अ बैकअप। ऐसी ये संवेदनशील नहीं है, ये अति संवेदनशील स्थान था। और बीटिंग द रिट्रीट, आप देखें समय, स्थान और आक्रमण, आप उसके ऊपर देखें कि 29 तारीख बीटिंग द रिट्रीट का समय और उसमें इस तरीके का आक्रमण हो जाना, ये तो बात दूसरी थी कि लो इंटेंसिटी था, वरना कुछ भी हो सकता था। यहां पर सीसीटीवी का ना होना, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ना होना, प्रॉपर स्क्रीनिंग ना होना, ये इस त्रुटि की मैं बचाव नहीं कर सकता हूं और कोई भी नहीं कर सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अनुसंधान होगा उसमें यह भी देखें कि सीसीटीवी का न लगना, उसका खराब होना, उसका त्रुटिपूर्ण होना, क्या जानबूझ के था या लापरवाही से था, और किन्हीं भी परिस्थितियों में इसकी भरपाई स्थानीय जिसकी भी जिम्मेदारी थी उसको सुनिश्चित करना होगा। अब अगर हम यहां पर भी बीटिंग द रिट्रीट के इस महत्वपूर्ण मार्ग पे भी सीसीटीवी भली भांति सुनिश्चित न कर सके, जबकि ये उम्मीद की जा सकती थी कि शायद इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रोबोटिक्स लगा करके भी आप एक जनरेशन की आगे सिक्योरिटी दें, यहां तो मौलिक सिक्योरिटी भी नहीं। आपने बिल्कुल ठीक बिंदु उठाया अंजना जी। विदिशाम, इजरायली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके के बाद अब पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर लखनऊ तक, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ ही नहीं कई शहरों में जिसमें अयोध्या भी शामिल है, सभी जगहों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इजरायली दूतावास के बाहर हुए हमले के बाद जांच एजेंसियां आतंकी एंगल से जांच में जुट गई हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी और NIA पूरे केस की अलग अलग जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ये आशंका तो अभी तक नहीं जताई है कि इजरायली दूतावास के बाहर हुआ धमाका आतंकी हमला था, लेकिन उसकी जांच की गंभीरता में कोई कमी नहीं। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुलिस की स्पेशल सेल जांच में जुट गई है। मौका वारदात से तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं, इसमें जो फॉरेंसिक टीम आई थी, जो ये रेड बॉक्स है, इसमें एविडेंस जो है वो कलेक्ट किया है फॉरेंसिक टीम ने। उसके बाद अब यहाँ से जाएगी टीम और जो पूरे जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उसकी जांच की जाएगी। आप देख पा रहे हैं जो धमाका हुआ था और ये गाड़ी सर फोन नहीं उठाते हैं आप। सर क्या आपने जांच की है? क्या जांच की है, क्या पाया? नहीं, अभी जांच करके जो भी हमें एग्जिबिट मिला है हम लोगों ने हैंडओवर कर दिया है। अच्छा, ठीक है, और वो हमारे लेबोरेटरी में वो जमा कराएंगे और जो भी लेबोरेटरी में जांच होगा उसके बाद ही कुछ भी पता चल पाएगा। घटना के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देर रात उच्च स्तरीय बैठक की और दिल्ली पुलिस को तय वक्त में जांच निपटाने के आदेश दिए। हालात की गंभीरता को देखते हुए अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा भी रद्द कर दिया। ब्लास्ट इजरायली दूतावास के 150 मीटर के दायरे में हुआ। ये बेहद हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। अब तक की जांच में सूत्रों के हवाले से ये सामने आ रहा है कि विस्फोटक को प्लांट नहीं किया गया था, बल्कि दूतावास के सामने से गुजर रही कार से फेंककर धमाका किया गया। NSG के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने धमाके की जगह से सैंपल इकट्ठा किए हैं और उसे राष्ट्रीय बम डेटा सेंटर यानी NVDC जांच के लिए भेजा गया है। ब्लास्ट वाली जगह का पुलिस और NSG के अलावा NIA की टीम ने भी मुआयना किया है। जांच एजेंसियां अब सबूत जुटाने में लग गई हैं। धमाके वाली जगह के CCTV और दूतावास में लगे CCTV से अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। पुलिस ने ब्लास्ट वाली जगह के पास से एक लिफाफा बरामद किया है जो इजरायल के राजदूत के नाम पर है। लिफाफे को जब्त कर उसकी पड़ताल की जा रही है। धमाके के पीछे किसी भी वजह की संभावना नकारी नहीं गई है, लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट का मकसद नुकसान पहुंचाने से ज्यादा दहशत फैलाना हो सकता है। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। इजरायली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके के साथ पास जो लिफाफा और चिट्ठी मिली है, उस चिट्ठी में
कहा गया है सीधे इजरायली राजदूत को कि यह ट्रेलर है, बदला अभी बाकी है। दिल्ली धमाके का 29 कनेक्शन। हमले के लिए नहीं, संदेश के लिए धमाका। धमाके के साथ आई चिट्ठी में छिपा है कोड। धमाका भले ही छोटा हो, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है और इस संदेश का पूरा मजमून छिपा है उस चिट्ठी में जो इजरायली दूतावास के पास से मिली है। इस चिट्ठी को जांच एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। चिट्ठी में क्या लिखा है, इसकी जानकारी तो फिलहाल एजेंसियों को ही है, लेकिन ये तय है इस चिट्ठी का धमाके से कनेक्शन जरूर है। ये चिट्ठी बाकायदा भारत में इजराइल के राजदूत के नाम है। चिट्ठी में इजरायली दूतावास को लेकर बातें लिखी गई हैं। चिट्ठी धमाके के वक्त ही छोड़ी गई या उससे पहले? क्या इस चिट्ठी में कोई चेतावनी है या फिर धमाके की जिम्मेदारी लेने का दावा है? ये बातें अभी साफ होना बाकी है। अभी इन्वेलप की बात हुई जिसमें मेंशन है इजराइल एम्बेसी, लेकिन उस इन्वेलप के अंदर एक्चुअली ये एनवेलप कहाँ पर, क्या उनके पोस्ट, क्योंकि वो तो पोस्ट आने का एक तरीका होता है ना, तो इससे अलग कोई तरीके से अभी तक जो है जो इन्होंने बताया है वो ये है कि इनको एम्बेसी के नाम पे वो आया। तो पोस्ट के थ्रू आया, किसी उसने नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर क्या मजमून है, क्या कुछ लिखा हुआ है, ये अभी थोड़ी देर के बाद ये पता तो चल गया दिल्ली पुलिस को, लेकिन स्पेशल सेल अभी चूंकि इस मामले की तफ्तीश करेगी तो ये पता चलेगा। सिर्फ तारीखों और जगह पर ही गौर करें तो समझ में आता है कि ये कोई छोटी मोटी शरारत नहीं, बल्कि बेहद सोची समझी और बारीकी से बुनी गई साजिश है, जिसका मकसद भी बेहद खास था। तारीख में एक नहीं दो बड़े संदेश छिपे हैं। पहला तो ये कि 29 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस का समापन समारोह था, और दूसरा ये कि ये मौका भारत इजराइल के कूटनीतिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ का भी था। और जब इस धमाके को अंजाम दिया गया तब इजरायली दूतावास और गणतंत्र दिवस के समापन समारोह वाली जगह के बीच महज 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी थी। सीधे सीधे समझे तो ये धमाका उन ताकतों का पैगाम है जिन्हें भारत के अस्तित्व और भारत इजराइल संबंधों पर ही एतराज है। धमाके के बाद जारी हुए इजरायली दूतावास के बयान से भी ये बातें साफ जाहिर हो रही हैं। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर एक धमाका हुआ। धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। हमारा पूरा स्टाफ सुरक्षित है। हम भारतीय एजेंसियों के साथ इस धमाके को अंजाम देने वालों और इसके मकसद को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटना दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ के मौके पर हुई। ये किसी से छिपा नहीं है कि आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सबसे बड़े निशाने भारत और इजराइल ही हैं। जाहिर है दोनों देशों का बढ़ता तालमेल और आतंकवाद के खिलाफ मिलीजुली जंग दुनिया भर में आतंक के आकाओं के आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है। 2008 के मुंबई हमले में इजरायली ठिकानों को निशाना बनाना और 2012 में इजरायली दूतावास पर ठीक ऐसी ही वारदात इसका सबसे बड़ा सबूत है। बहरहाल ताजा वारदात को लेकर कई बड़े खुलासे होना अभी बाकी है। भारत और इजराइल दोनों इसकी तह तक पहुंचने में जी जान से जुटे हैं। दिल्ली से शम्स ताहिर खान और अरविंद ओझा के साथ आज तक। बड़ी खबर और बड़ी एक्सक्लूसिव के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मल्का ने आज तक से एक्सक्लूसिव जानकारी में बात करते हुए जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम भारत की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी जांच को आगे ले जाएंगे। आइए पहले आपको सुना देते हैं। We have very good cooperation. We get all the support that we need from the Indian authorities. Yesterday, after the blast, the Minister of External Affairs, the Foreign Minister, the NSA called their counterparts in Israel to show their support and offer their help, of course. So we are working together, and eventually we will find out who did that. We're sharing all the information that we have, discussing, trying to understand, and just to collaborate on this investigation. As you mentioned, it's not the time to share details, but we are working very well together. We know that we are a target for our enemies, so we are very well prepared, always alert. Our security officials are very well experienced and professionals. So, and we get here in India, cooperation, full support.
So, and we trust, of course, our counterparts here in India to provide us all the help and, of course, the protection that we need. So we feel quite safe here in India. तो आपने सुना, ये राजदूत है इजराइल के और उन्होंने साफ कहा है कि हम भारत की एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी जांच को आगे ले जाएंगे। लेकिन अब जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो सीधे जांच से जुड़ी हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एफआरआरओ से ऐसे लोगों का पूरा हिसाब किताब मांगा है जो पिछले दिनों ईरान से राजधानी आए हैं, दिल्ली आए हैं। इसका मतलब समझिए, जो फॉरेनर रजिस्ट्रेशन रीजनल ऑफिसेज होती हैं, इनके जरिए ही वीजा और पूरा प्रोसेसिंग किसी भी नागरिक का, विदेशी नागरिक का हिंदुस्तान आना जाना, ये सब कुछ इन रीजनल ऑफिसेज के जरिए होता है। ये फॉरेनर रजिस्ट्रेशन रीजनल ऑफिसेज होते हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने इनसे हिसाब किताब मांगा है ऐसे लोगों का जो भारत आए हैं ईरान से। ईरान कनेक्शन आने के बाद ये तमाम बड़ी बातें सामने आ रही हैं और इस तरफ जांच आगे बढ़ रही है कि कैसे ये पता किया जाए कि आखिर वो कौन से लोग हो सकते हैं जो इस साजिश से जुड़े हुए थे। रानडे साहब, पिछली बार आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। 3 बड़े सवाल है मेरे आपसे। सबसे पहला यही, ईरान का कनेक्शन आना, जिसमें सीधा लिखा गया है कि ये ट्रेलर है, बदला अभी बाकी है। खुफिया एजेंसीज और उनकी भूमिका क्या हो सकती है? मोसाद की नजर है, बताया जा रहा है, क्योंकि मोसाद अपने कवर्ट और ओवर्ट जो ऑपरेशंस होते हैं उसका लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। भारत की भी एजेंसियां चली गई हैं। और तीसरा सवाल मेरा यह है कि हिंदुस्तान को अब कौन कौन से देशों वाले प्रायोजित आतंकी संगठनों पर नजर रखनी होगी अगर वो कुछ इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं इंडिया में। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सवाल, तीनों सवाल। रानडे साहब, ये जो हुआ है ये बहुत अहम डेवलपमेंट है हमारे लिए, और मेरे ख्याल से हमारे जो एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज और पुलिस अब ज़्यादा सतर्क रहेंगे, ये देखते हुए कि भारत बैटल ग्राउंड ना बने दूसरे देशों का। अगर दूसरे देश अपना प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करने हैं तो भारत को बैटल ग्राउंड ना बनाए। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में हम लोगों को इजराइल, सिर्फ केवल इजराइल नहीं पर अमेरिका का भी सिक्योरिटी जो है हाइटन करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान जो है दोनों को टारगेट कर रही है। अगले बात ये है कि मोसाद और इजराइल एजेंसी जो हैं वो कड़ी नज़र रखते हैं ईरान, पैलेस्टीन वगैरह पे, और उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो ऑपरेशनल नॉलेज है, जिस तरीके से ईरानी एजेंसीज ऑपरेट करते हैं, वो ज़रूर इसमें मदद करेगी। और हम लोग अपने जो नॉलेज है वो जोड़ के इसके बारे में जानकारी ज़रूर लेंगे। पर ये जो आप कह रहे हैं कि वो जो चिट्ठी मिली है वो ज़रूर एक पॉइंटर है कि और कुछ हो रहा है। एक बात ज़रूर सामने आती है कि जो इंसिडेंट हुआ है उसमें लोकल लोग, मतलब जो यहाँ पे रेजिडेंट हैं, उन्होंने जरूर मदद की है। उनके सहायता के बगैर ये नहीं हो सकती है। ये जानकारी कि कहाँ पे सीसीटीवी लगी है, कहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर है, वो तो जो यहाँ पे है वही दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू आप उठा रहे हैं सर। मैं फौरन आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से कुछ इंपॉर्टेंट हमारे सहयोगी शिवेन दिखा रहे हैं। शिवेन की रिपोर्ट देखिए, जहां पर ये धमाका हुआ है वहां से। शिवेन, हम इस वक्त इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां से तमाम चीजें लेकर के जा रहे हैं। जो वो सबूत हैं यहां से जो इकट्ठा किए गए हैं उनका बॉक्स लेकर के जा रहे हैं, जिससे कि आगे इसकी जांच की जा सके। ये पूरी किट है जो लेकर के आए थे और यहां तमाम ऐसी चीजें कलेक्ट की गई हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस पूरी जांच में। और ये जो दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम है उसके लोग आकर के यहाँ से कलेक्ट करके इसको ले जा रहे हैं और एक एक चीज, एक एक सबूत यहाँ से इकट्ठा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि इसको जांच में शामिल किया सके। आप देख सकते हैं ये पूरी टीम है जो आई हुई थी इजराइल एम्बेसी के ठीक बाहर, वो जांच कर रहे थे और वो इसको अब लेकर के जा रहे हैं, जिससे जो मिले हुए अहम सबूत हैं, चाहे वो एक्सप्लोसिव के बारे में हो या फिर जो भी पेपर्स मिले हैं या जो भी और सबूत मिले हैं, उनको आगे जांच में शामिल किया सके। ये बेहद अहम सबूत हैं जो कि अब दिल्ली पुलिस अपनी जांच में शामिल करके इसकी आगे जांच करेगी। कैमरामैन हर्ष कांडपाल के साथ शिवेन श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने तमाम जो सबूत वहां से इकट्ठा किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें शिवेन हमें दिखा रहे थे। रानडे साहब, अपनी बात पूरी कीजिए और हिंदुस्तान को कैसे अलर्ट पर रहना है इस वक्त। और आपने इशारा किया कि अमेरिका तक को
क्योंकि ईरान अमेरिका इजराइल जैसे मुल्कों को ही टारगेट कर रहा है, दोनों हत्याओं का जिक्र करते हुए। बिल्कुल, और जो मैं कह रहा था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बगैर लोकल सहायता का नहीं हो सकता है, तो एजेंसी जो है उसको भी देखेंगे, उस एंगल को। और ये जो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो हुई होंगी उसको जरूर देख रहे हैं, उसको एग्जामिन करते होंगे कि पॉइंटर्स कहाँ पे आ रहे हैं, कि कौन किसके साथ संपर्क में था, ईरान के साथ कहाँ कनेक्शन हुई, या ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ कौन कनेक्शन कर रहा था। तो मेरे ख्याल से ये सब देखेंगे। पर एक पॉइंट मैं और बताऊं कि ये जो मैं लोकल सहायता के बारे में कर रहा हूं बात, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो दूसरे देश भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे और भी नेबर्स हैं पाकिस्तान वगैरह, और अगर ये यहाँ पे लोकल नेटवर्क्स नजर आए तो फिर तो खैर बात काफी गंभीर है। और हम मेरे ख्याल से ये सब मामले अब स्कैनर के अंडर आएंगे। कैसे खुफिया एजेंसी की चूक के तौर पर देखा जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई इतना वाइड कवरेज तो मुश्किल है, वो देख रहे होंगे। पर उनका फोकस 29 जनवरी को रिपब्लिक डे का बीटिंग रिट्रीट के जो समारोह हो रहा था, तो उनका फोकस हुआ होगा इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे लोगों का हिफाजत करने के लिए, भारत का हिफाजत का। और ये जो है ये शायद नजर में ना आए, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर हो, अगर ईरानियन एजेंसी ने ये प्लान किया है तो उन्होंने शायद प्लानिंग पहले ही करके रखा हो, ये हो सकता है। पर ये लोकल सिक्योरिटी मेरे ख्याल से वहां पे फ्रस्ट्रेट होना चाहिए था, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आना चाहिए था। पर इसमें जरूर अब मेरे ख्याल से सिक्योरिटी हाइटन हो जाएगी, और ईरान को भी ईरान पे भी एजेंसीज कड़ी नजर रखेंगे। ठीक है, यशोवर्धन आजाद जी, अब आपके पास आते हुए, चाहे बड़े बड़े देश और छोटे धमाके के जरिए बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा हो, ईरान कनेक्शन आ रहा हो, कैसे अमेरिका को, इजराइल को टारगेट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अगर हमारे देश का इस्तेमाल होता है इन मुल्कों को टारगेट करने के लिए, तो ये हमारे लिए चैलेंज है। चैलेंज उस लोकल पुलिस के लिए भी है जिसको टाइट सिक्योरिटी हर ऐसी सेंसिटिव जगह पर रखनी है। सीसीटीवी वहां काम नहीं कर रहा है। वहां पर जब 5:05 के आसपास ये धमाका हुआ है, ठीक उसी वक्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राजपथ पर मौजूद थे जहां बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी। ये क्या बता रहा है? लोकल सिक्योरिटी को किस तरह से बहुत ज्यादा अलर्ट पर रहना होगा, और रहना चाहिए। ये घटना के बाद हम नहीं जाग सकते हैं, तैयारी हमेशा रखनी होगी। ये बात सही है जो राणा डी जी ने कहा कि स्थानीय लोग अगर इस में शामिल होते हैं तो यह गंभीर विषय है। और यह भी एक गंभीर विषय है कि अगर भारतवर्ष को इस्तेमाल किया जा रहा है इजरायली इंटरेस्ट और अमेरिकन इंटरेस्ट को टारगेट करने के लिए, और आपने ये पहले ही बताया था जैसा कि दोनों निशाने पे हैं। और जब ये हत्याएं हुई थी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की और जनरल सुलेमानी की, उसी समय ईरान ने कहा था वो बदला लेगा। देखिए, अभी जो इजरायली एनवॉय ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक बहुत ही गंभीर राजनीतिक की तरह से बात की, डिप्लोमेट की तरह, और उन्होंने औपचारिक रूप से किसी को दोष नहीं दिया है। वे इंतजार कर रहे हैं कि उनकी एजेंसी वहां पे आए और उसके बाद ही ये कुछ कहें। एक जो अहम विषय जो आपने भी कहा कि सिक्योरिटी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे याद है कि इजरायली एम्बेसी और उसके जितने इंटरेस्ट हैं, इनकी सुरक्षा बहुत ही सख्त है, और सबसे ज्यादा Z+ सिक्योरिटी इनके डिप्लोमेट्स को भी दी गई है और इनके अलावा भी दी गई है। अगर ये 150 मीटर के पास हुआ है, मुझे अभी आइडिया नहीं है, और वहां पे बीच डिवाइडर के बीच किसी गमले में अगर रखा गया है और 5-5 में इसका ब्लास्ट हुआ है, तो सबसे गंभीर ये बात तो ये देखना बहुत ही आवश्यक है कि इतनी कड़ी सुरक्षा में इस तरह का
किसी कार का आना और रख के चला जाना, ये एक गंभीर विषय है जिसको कि देखना ये होगा। बाकी जो विषय हैं जैसे कि इमिग्रेशन और ये डंप डेटा वगैरह वगैरह, ये किसी भी जांच प्रक्रिया का एक विधिवत स्वरूप है जो कि किया जा रहा है। और जैसा कि आपने पहले ही बताया था, ये सवाल ये नहीं है कि बॉम्ब क्रूड है या सोफिस्टिकेटेड है, सवाल ये है वो चिट्ठी में जिसने कि ये कहा है। लेकिन एक बात मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही है कि ट्रेलर करने का क्या मतलब था, क्या अंदेशा है, क्योंकि अगर आप ट्रेलर की बात कह रहे हैं तो आपने सारों को तो पहले ही अलर्ट कर दिया है, तो ये ट्रेलर देने का क्या मतलब है मैं नहीं समझा हूं, और इसके पीछे एक अन्वेषण करना आवश्यक है। ठीक है, जल्दी से आपके जरिए इसको जरा डिकोड करें विक्रम सिंह साहब, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि इस तरह की आतंकवादी घटनाएं दस्तक देकर नहीं आती हैं, ना ही कोई अलर्ट करके चाहेगा कि वो ज्यादा बड़ी चुनौती पहले पैदा करे और फिर हमला करे। क्या ये अपने आप में एक मैसेज सिर्फ देने की कोशिश है इजराइल, अमेरिका और साथ ही हिंदुस्तान जैसे मुल्क को कि हम आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते हैं? देखिए, कर दिया। बिल्कुल अंजना जी, विद्वान पैनलिस्ट ने इस पर बृहद प्रकाश डाला है। मैं केवल 4 पॉइंट कहूंगा। नंबर 1, जिसको ट्रेलर कहा जा रहा है, ये ट्रेलर उनके लिए होगा, लेकिन भारत के लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो नाकेबंदी और सुरक्षा की जाएगी वो करोड़ों का खर्चा उसमें आएगा और एक पैनिक का वातावरण व्याप्त होगा। 2, ये जो त्रुटि विहीन और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं हुई, इसका भी खुलासा हो गया और इसको दिल्ली पुलिस को अपनी सिक्योरिटी ऑडिट में देखना चाहिएगा कि इतनी अति महत्वपूर्ण स्थान के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई कैसे हुई। नंबर 3, कि पिछले जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 13 फरवरी 2012 में, उसमें सैयद मोहम्मद काजमी और उनकी पत्नी को 18 लाख रुपए ईरान से आए थे। इस तरीके के कितने ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर विचार करना होगा। राणा डे साहब ने कहा कि जो स्थानीय अपराधी हैं उनको फुट सोल्जर्स पुलिस की पार्लमेंट में कहते हैं या स्लीपर सेल्स कहते हैं, उनका खंगालना बहुत जरूरी है। और पिछली बार भी ईरान के जो नागरिक आके पहाड़गंज में रुके थे, उसी तरीके से किस प्रकार के लोग आए, किनके संपर्क में थे, डंप डेटा के माध्यम से हर चीज पता लग सकती है और मुझे पूरी उम्मीद है इसका सफल अनावरण शीघ्रता से। लेकिन जो आपने पहला बिंदु उठाया था कि 29 जनवरी को 5:05 पे ये विस्फोट होना, अपने में यह इसने हमको दर्पण दिखाया है। नहीं होना चाहिए था। मैं किसी की त्रुटि नहीं, न त्रुटि निकालने का समय है ये, लेकिन भविष्य में कम से कम इतनी कृपा तो हम अपने ऊपर कर लें कि यहाँ पे जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम मंत्रीगण और वीवीआईपीज हैं, वहां के 1 किलोमीटर की दूरी पर ब्लास्ट हो जाना, यह हमारी सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह है और इसको हमको स्वीकार करना होगा। आपने अंत में जो बात कही है विक्रम सिंह साहब, मुझे लगता है इससे सटीक बात कोई नहीं हो सकती है और यही सबसे बड़ा संदेश है। अगर राजपथ पर बीटिंग रिट्रीट में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम लोग मौजूद हैं और उसी वक्त यहां पर महज 2 किलोमीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है, तो वो इस हद तक अपना संदेश देने में कामयाब हुए हैं कि आपने आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर दिया है। अब समय यह देखने का है कि सॉल्व पूरा मामला हो, तफ्तीश जांच में दोषी सामने आए, लेकिन इसी के साथ एहतियाती कदम ताकि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। विदिशा में इजरायली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके के बाद अब पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर लखनऊ तक, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ ही नहीं कई शहरों में जिसमें अयोध्या भी शामिल है, सभी जगहों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इजरायली दूतावास के पास धमाका। दिल्ली में करीब 9 साल बाद ब्लास्ट। धमाके से कई कारों के शीशे चकनाचूर। एजेंसियों को बड़ी साजिश का शक। आईईडी से ब्लास्ट किए जाने की आशंका। बेहद संवेदनशील इलाके में हुआ धमाका।
महज 2 किलोमीटर दूर थे पीएम और प्रेसिडेंट। एक तरफ इंडिया गेट के पास चलता बीटिंग रिट्रीट का प्रोग्राम में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति जैसे देश के टॉप मोस्ट वीवीआईपीज, दूसरी तरफ दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर छिड़ा घमासान और तीसरी तरफ इजरायली एम्बेसी के पास ये बम धमाका। दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर चल रहा बवाल अभी कम भी नहीं हुआ था कि एकाएक इजरायली एम्बेसी के पास हुए बम धमाके से दिल्ली दहल गई। शाम करीब 5:05 पर हुए इस धमाके में बेशक किसी को चोट नहीं लगी, महज 3 कारों के शीशे ही चकनाचूर हुए, लेकिन इस धमाके ने शासन प्रशासन की नींद तो जरूर उड़ा दी। अव्वल तो ये एक बम धमाका था और दूसरा ये धमाका इतनी संवेदनशील जगह पर हुआ जहां धमाके का मतलब देश की सुरक्षा व्यवस्था को बड़ी चुनौती देने जैसा है। फिलहाल सूत्रों ने दावा किया है कि ये बम किसी ने चलती कार से फेंका और विस्फोटक को रोड डिवाइडर के बीच रखे एक गमले में डाल दिया गया। शुरुआती छानबीन के मुताबिक ये एक आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था जिसमें कुछ ही देर बाद धमाका हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर साजिश का हिस्सा, इजरायली राजदूत के नाम आज ही एक संदिग्ध लिफाफा भी आया। लिफाफे के ऊपर लिखा था एम्बेसडर टू इजराइल एम्बेसी। अब लिफाफे के अंदर क्या है, फिलहाल दिल्ली पुलिस इसका खुलासा नहीं कर रही है। 5:05 पर यह धमाका हुआ है। लो इंटेंसिटी का यह ब्लास्ट है। बहुत मुमकिन है कि ये आईईडी हो, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। अमूमन जितने भी दिल्ली में अब तक धमाके हुए आईईडी ये एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है जो कई बार टाइमर के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो इस तरीके का धमाका है। लो इंटेंसिटी का ये बम धमाका है जो हमें जानकारी मिल रही है और जो दिल्ली पुलिस ने बताया है। लेकिन चूंकि ये एक संवेदनशील इलाका है, लुटियन जोन का इलाका है, नंबर 1। नंबर 2, इजरायली जो एम्बेसी है तकरीबन 150 मीटर दूर है। इस वजह से इस मामले की संवेदनशीलता को आप समझ सकते हैं। देखिए, एक के बाद एक तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, क्राइम सीन आपको दिखाने की कोशिश हम करते हैं यहाँ से, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। स्पेशल सेल के साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एक्सपर्ट भी जांच में जुटे हैं। इस इलाके के आजू बाजू में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस धमाके के पहले और धमाके के दौरान इस इलाके में एक्टिव मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है। पुराने संदिग्धों की मूवमेंट खंगाली जा रही है। फिलहाल पुलिस तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही है। खास बात यह है कि इजराइल के कई मुल्कों से कूटनीतिक रिश्ते बेहद खराब हैं। वैसे इस मामले में अपने आप में कई सवाल खड़े हो गए हैं। धमाके वाली जगह पर पहुंचकर पुलिस ने सबसे पहले इस इलाके को स्कैन किया कि कहीं आसपास कोई और विस्फोटक तो नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस की यह आशंका गलत साबित हुई। मौके से कोई और विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो धमाके वाली जगह को लेकर ही है। 6 बजे की कॉल थी और क्या कॉल क्या थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे हैं। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की? एड्रेस दे रखा है, तुगलक रोड अपना औरंगजेब। तो आपने क्या देखा था? कितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे? हमने गाड़ियां नहीं देखी थी। हमने जब पहुंचे, अब हम पहुंचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा, कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? इंजर्ड कोई नहीं हुआ।